हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के बारे में। आपके सब्जेक्ट का नाम है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के जो रिपीटेड क्वेश्चंस थे बहुत सारे, ठीक है, उन क्वेश्चंस को लाए हैं जिसके वजह से आपको आइडिया लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। कई स्टूडेंट्स का ये एग्जाम आज हुआ है, कई स्टूडेंट्स का ये एग्जाम आपका कल होगा। ठीक है, तो ये हम कल के स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं और आज के स्टूडेंट्स के लिए सॉरी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम टाइम से ये वीडियो आपके लिए नहीं ला पाए, इसके लिए हम सॉरी कहते हैं। ठीक है, ये जो कोर्स है ये आपका बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स में देखने को मिलता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए ये है। बात करें हम लोग क्वेश्चन से रिलेटेड चीजों की, तो यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन बनेगा जो कि रिपीट हो चुका है, आप देख सकते हैं हमारे पास 5 क्वेश्चन पेपर थे प्रीवियस। ठीक है, उन पांचों क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं बार बार हम उन क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन बन जाता है कि पब्लिक गुड एंड कॉमन रिसोर्सेज से रिलेटेड, उसमें डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं और डेस्टिनेशंस पूछी जा सकती है, ये सारी चीजें। ठीक है, ऑल वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस है। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, हम लोग हिंदी में कवर अप करते हुए चलेंगे, आप लोग इंग्लिश में पढ़ के जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं समझिएगा। ठीक है, सार्वजनिक वस्तुओं और अन्य सामान्य संसाधनों के उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। एक ये वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अलग अलग तरीकों से पूछा गया है, जैसे कि सार्वजनिक वस्तुओं और सामान्य संसाधनों के बीच अंतर की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे आपसे परिभाषित करने के लिए पूछा गया है, यहाँ पे आपसे अंतर करने के लिए कह दिया गया है। किन चीजों के बीच में? सार्वजनिक वस्तुएं और जो सामान्य संसाधन होते हैं, ठीक है, इनके बीच में। आगे देखिए किस तरह से पूछा जाता है। तो सार्वजनिक वस्तुओं और सामान्य संसाधनों को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। यहाँ पे आपसे परिभाषित करने के लिए पूछ लिया गया। फिर एक बार और आ जाता है ये क्वेश्चन, सार्वजनिक वस्तुओं की को परिभाषित कीजिए। एक निजी वस्तु, सार्वजनिक वस्तु, क्लब वस्तु और सामान्य संसाधन का जो एक एक उदाहरण है वो भी आपको यहाँ पे देना है। एक बार और ये क्वेश्चन रिपीट होता है, सार्वजनिक वस्तुओं और सामान्य संसाधनों को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है सार्वजनिक वस्तुओं से रिलेटेड और सामान्य संसाधन से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट 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 क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये रिपीट हो चुका है मैक्स पांचों के पांचों क्वेश्चन पेपर में 5 बार। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि टोटल पिछली बार में पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें टोटल ये 5 बार आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। तो इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। फिर हम आते हैं रिपीटेड दूसरे क्वेश्चन में, जो कि है आपका फ्री राइडर प्रॉब्लम से रिलेटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्री राइडर प्रॉब्लम से रिलेटेड। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको उसको समझते हुए चलिए, और ये 5 बार पूछा गया है। ठीक है, अब देखते हैं। ये क्वेश्चन ज्यादातर आपका आया है शॉर्ट नोट में और बड़े क्वेश्चन में पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। जैसे कि फ्री राइडर समस्या की व्याख्या कीजिए, फ्री राइडर की समस्या की व्याख्या कीजिए, डायरेक्ट रिपीट हुआ है। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है लैंग्वेज में। फिर मुफ्त राइडर समस्या जो है, इसके ऊपर संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखने के लिए कहा गया है। फ्री राइडर समस्या को स्पष्ट कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन 4 बार रिपीट यहाँ पे हो चुका है। 5वीं बार में आपका किस तरीके से आता है इसको देखते हैं कि उपभोक्ता में प्रतिद्वंदिता और बहिष्करणिता से आप क्या समझते हैं। एक मूवी टिकट पर विचार कीजिए, यह किस प्रकार वस्तु है जो वस्तुओं को उपयुक्त दो परिभाषित करती है ये। ठीक है, तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा बहुत ऊपर वाले टॉपिक से, मतलब ऊपर वाली जो समस्या है फ्री राइडर समस्या है उससे रिलेट करता है, डायरेक्ट पूछा नहीं गया, पर बेसिक चीज जो पूछी गई है वो यही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है। ये फ्री राइडर जो प्रॉब्लम है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जाइएगा। ठीक है, आगे देखें। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, इससे रिलेटेड आरेख का उपयोग करके धनात्मक और ऋणात्मक बाह्यता की व्याख्या कीजिए। ठीक है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी और ऋणात्मक मतलब नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का जो है व्याख्या आपको करने के लिए कहा गया है। आगे देखें, ये क्वेश्चन फिर आता है, वास्तविक जीवन की समस्या के साथ धनात्मक बाह्यता और ऋणात्मक बाह्यता के प्रभाव की व्याख्या करने के लिए मांग और आपूर्ति मांग और आपूर्ति आरेख बनाइए। यहाँ पे मांग और आपूर्ति मतलब कि draw demand and supply diagram to explain the effect of positive externality and negative externality with real life problem। आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम का यूज करके एक डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम बनाना है, जिसमें आपको ये बताना है कि पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके कितनी है और नेगेटिव एक्सटर्नलिटी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके कैसी है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे बतानी है। आगे बढ़े, ये क्वेश्चन फिर आता है कि क्या शिक्षा एक सकारात्मक बाह्यता है, उचित आरेख के साथ समझाइए। जो शिक्षा है, एजुकेशन है, क्या वो आप पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी में आती है। ठीक है, एक्सप्लेन विद डायग्राम, आपको डायग्राम के साथ बताना है। आगे आते हैं, बाहरी कारकों से आप क्या समझते हैं। क्या ये सच है कि निजी आवंटन नकारात्मक बाहरी कारकों की उपस्थिति में अधिक प्रदान किया जाता है और सकारात्मक बाहरी कारकों की उपस्थिति में कम प्रदान किया जाता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार और आता है, क्या शिक्षा एक सकारात्मक बाह्यता है, उचित आरेख के साथ समझाइए। ठीक है, तो आपका जो
पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपका बनाएगा। साथ के साथ एजुकेशन से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि क्या एजुकेशन जो है वो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज में आती है, एक्सटर्नलिटी में आती है या नहीं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। ये क्वेश्चन भी आपका 5 बार रिपीट हो चुका है टॉपिक जो है आपका, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक आ जाता है मार्केट फेलियर से रिलेटेड। इसमें आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी, कॉज पूछे जाएंगे, मतलब कारण, और सोर्सेज पूछे जाएंगे। अब देखते हैं तो सार्वजनिक वस्तुओं का अस्तित्व बाजार में विफलता को कैसे जन्म देता है, स्पष्ट कीजिए, मतलब उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। फिर बाजार विफलता को परिभाषित कीजिए, बाजार विफलता के कारणों की आपको व्याख्या करनी है। आगे बढ़े, बाजार की विफलता को स्पष्ट कीजिए, बाजार की विफलता के विभिन्न जो स्रोत है वो भी आपको यहाँ पे बताने हैं। सार्वजनिक वस्तुओं का अस्तित्व बाजार की विफलता को कैसे जन्म देता है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन सेम है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में पूछा गया है। ठीक है, बाजार विफलता को परिभाषित कीजिए, अगर विफलता सॉरी बाजार विफलता के कारण की व्याख्या भी कीजिए। यहाँ पे आपसे कारण पूछा गया है, क्या होता है ये पूछा गया है, और उसके सोर्सेज पूछे गए हैं। ठीक है, तो बाजार विफलता वाला क्वेश्चन या फिर मार्केट फेलियर रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपका पूछा जाएगा। आप लोगों से चांसेस बहुत ज्यादा है आने के। 5 बार पूछा जा चुका है, तो इस बार भी रिपीट होने के चांसेस इसके काफी है। फिर आता है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन। ठीक है, कॉमन की त्रासदी। ये क्वेश्चन आपका संक्षिप्त टिप्पणी में भी आ सकता है, मतलब शॉर्ट नोट में भी, और मेन क्वेश्चन में भी आ सकता है, मतलब बड़े क्वेश्चन के अंतर्गत भी। ठीक है, तो क्या है कि भाई कॉमन्स की त्रासदी से रिलेटेड, कॉमन्स की त्रासदी क्या है, या फिर कॉमन्स की त्रासदी क्या है, ये तीनों टाइम पूछा गया है। सेम क्वेश्चन ही, तो आपको ये एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, देखते हैं कि उदासीनता वक्र के माध्यम से उपभोक्ता संतुलन के लिए स्थितियां दर्शाइए। क्या है कि शो कंडीशंस फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिपेंडेंस कर्व, ये आपको यहाँ पे बताना है। आगे देखते हैं कि उदासीनता वक्र और उसके गुणों को परिभाषित कीजिए, ये हो जाता है। आगे देखते हैं, एक बार और आता है कि पूर्ण प्रतिस्थापन और पूर्ण पूरक वस्तुओं के मामले में उदासीनता वक्र का क्या है, आपको आकार क्या है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, इंडिफरेंस जो कर्व होता है ये आपको यहाँ पे बताना है। फिर एक बार और आता है ये क्वेश्चन कि उदासीनता वक्र के माध्यम से उपभोक्ता संतुलन की स्थिति दर्शाइए। उदासीनता वक्र या फिर जो आपका इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व है। ठीक है, जो है ये वाला टॉपिक या इंपॉर्टेंट कह सकते हैं क्वेश्चन, ये आपका 4 बार रिपीट हुआ है। इस बार भी आ सकता है शॉर्ट नोट में या फिर मेन क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, प्राइस इफेक्ट डिकम्पोजिशन इनटू इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स नॉर्मल गुड्स, ये आ जाता है। तो इस क्वेश्चन को देखें तो सामान्य वस्तुओं के मामले में आय और प्रतिस्थापन प्रभाव के मूल्य प्रभाव का विघटन दिखाइए। तो ये हो जाता है सामान्य वस्तुओं के मामले में आय और प्रतिस्थापन प्रभाव में मूल्य प्रभाव का विघटन दिखाइए। ये क्वेश्चन आपका 2 बार रिपीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं कि टॉपिक क्या है, ट्रेड मेक एवरीवन बेटर ऑफ, एग्जाम्पल एंड कमेंट आपसे पूछे जाएंगे। व्यापार सभी को बेहतर बना सकता है, इस सिद्धांत के लिए अपना क्या है, आपको उदाहरण देना है। व्यापार सभी को बेहतर बना सकता है, इसे इससे साबित करने के लिए आपको उदाहरण देने के लिए कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो व्यापार सभी को बेहतर बना सकता है, ये एक स्टेटमेंट है, ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ। ठीक है, अब इसके लिए आपको उदाहरण भी पूछा जा सकता है, इसके लिए आपसे कहा जा सकता है कि भाई आप इसको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करिए। तो ये सारी चीजें, व्यापार सभी को बेहतर बना सकता है, टिप्पणी कीजिए, आपको डेफिनेशन देने के लिए भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक आता है आपका इनविजिबल हैंड कॉन्सेप्ट, जो अदृश्य हाथ है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी है। जैसे कि अदृश्य हाथ की अवधारणा की व्याख्या कीजिए, अदृश्य हाथ की अवधारणा की व्याख्या कीजिए, ये 2 बार रिपीट हो चुका है आपका, सेम डायरेक्ट क्वेश्चन बिना किसी लैंग्वेज चेंज के। इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेड ऑफ, मुद्रास्फीति जिसको इन्फ्लेशन भी कहते हैं, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी जिसको हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, के बीच संतुलन की व्याख्या कीजिए। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संतुलन की व्याख्या कीजिए, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में संतुलन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है अलग अलग बार। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सेम क्वेश्चन है, जरा भी लैंग्वेजेस में भी फर्क नहीं है, कि ये नहीं होता कि भाई थोड़ा सा बदल के दे दिया, नहीं, सेम क्वेश्चन आपको उठा के बार बार दे दिया गया है। पीपीएफ शिफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया है यहाँ पे। ठीक है, जिसमें आपको पीपीएफ कैन PPF change if input twice efficient new seed triple wheat। ठीक है, कारक इनपुट पहले की तुलना में 2 गुना अधिक कुशल हो जाता है। वैज्ञानिकों ने बीज की नई जो किस्म है की खोज की है, 3 गेहूं अधिक जो होते हैं पैदा होते हैं। ठीक है, तो ये रिलेटेड है। फिर यदि कोई बीमारी अर्थव्यवस्था की आधी गाय को मार देती है तो इसका क्या होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। उत्पादन
मतलब जो है प्रोडक्शन, ठीक है। उत्पादन संभव सीमा से आप क्या समझते हैं? उत्पादन संभव सीमा के नीचे और ऊपर के बिंदु सीमांत वक्र बिंदुओं को कैसे भिन्न है, ये भी आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, आगे एक और आता है कंज्यूमर सरप्लस कैलकुलेशन से रिलेटेड। तो ये वाले जो क्वेश्चन है ये आपके कैलकुलेशन बेस्ड हैं, वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये जो प्रोडक्ट था ये इतने का उसने खरीदा, इतने का उसने बेचा, ठीक है, उसे $160 की उपभोक्ता अधिशेष मिलता है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर आते हैं आपके गिवन और इंफीरियर गुड्स ऑफ स्टेटमेंट एंड ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन जो है मतलब सच और गलत जो है वो आपसे पूछा जाएगा, रिपीट हो सकता है। ये वाले क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है हो सकता है वो न्यू आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो इनके रिपीट होने के चांसेस कम होते हैं थोड़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेलिंग प्राइस या फ्लोर मार्केट आउटकम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। मूल्य सीमा पर, मूल्य तल पर बाजार के परिणामों को परिभाषित जो है प्रभावित करते हैं, इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना। आगे देखें, मूल्य सीमा और मूल्य तल बाजार के जो परिणाम है उसको प्रभावित करते हैं, ये भी याद रखते हैं। आगे देखें, हाउ प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर अफेक्ट द मार्केट आउटकम, इस चीज को भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो रिपीट हो सकता है कोई क्वेश्चन, ठीक है, कई बार रिपीट हुए हैं तो यहाँ पे आपके एग्जाम में भी हो सकते हैं, तो आप प्रिपेयर रहिएगा इन चीजों के लिए। आगे बढ़ते हैं, टैक्स इफेक्ट्स ऑन प्राइस क्वांटिटी एंड इंडेंसन, ठीक है, इंसिडेंस। अब देखते हैं, किसी वस्तु पर कर खरीदारों द्वारा भुगतान की गई कीमत विक्रेता द्वारा प्राप्त की गई कीमत और बेची गई मात्रा को कैसे प्रभावित करता है, ग्राफ के साथ समझाइए। ठीक है, जो कर है मतलब किसी वस्तु पर अगर हम टैक्स लगाते हैं तो वो किस तरीके से खरीदारों द्वारा भुगतान की गई जो कीमत है उसको विक्रेता द्वारा खरीदी गई जो प्राप्त कीमत है, ठीक है, उसको और बेची गई जो मात्रा है, उन तीनों चीजों को कैसे प्रभावित करता है ये आपको बताना है टैक्स के जो आरेख है या ग्राफ है उसके बेसिस पर। ठीक है, खरीदारों और विक्रेताओं के बीच कर भार का विभाजन क्या निर्धारित करता है, रेखांकन द्वारा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, व्हाट डिटरमिन अ डिवीजन ऑफ टैक्स बर्डन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, एक्सप्लेन करना है आपको इस चीज को। आगे बढ़े, किसी वस्तु की बिक्री पर कर के साथ आपूर्ति और मांग आरेख बनाइए, डेड वेट हानि दर्शाइए और राजस्व दर्शाइए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे आ सकते हैं कि टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चंस ही हैं। ठीक है, चांसेस ये है कि जो हमने ऊपर पढ़े हैं क्वेश्चन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आप उनको लिए अच्छे से प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, आगे आपका एक और आ जाता है टैरिफ इकोनॉमिक इफेक्ट से रिलेटेड, टैरिफ वाला जो क्वेश्चन है आ सकता है इस साल के एग्जाम में, तो प्रिपेयर रहिए। जैसे कि टैरिफ क्या है, इसके आर्थिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। टैरिफ क्या है, इसके आर्थिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। और टैरिफ क्या है, इसके आर्थिक प्रभावों का वर्णन कीजिए, बार बार पूछा गया है। आगे एक और बार आता है कि व्यापार में यदि कोई देश आयात पर टैरिफ लगाता है तो उपभोक्ता और उत्पादक अधिशेष, सरकारी राजस्व और कुल अधिशेष पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सब चीजों पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर कोई देश है वो अपने आयात पर जो है टैक्स टैरिफ लगा देता है तब। ठीक है, तो ये हो जाता है कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है कि आरेख की सहायता से उपभोक्ता और उत्पादक अधिशेष दर्शाइए। आरेख की सहायता से उत्पादक और जो उपभोक्ता अधिशेष है वो आपको दर्शाने के लिए कहा जा सकता है। फिर आपका आ जाता है कि भाई क्वेश्चन आ जाता है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे आपके थोड़े बहुत, तो वहाँ पे आपको कैलकुलेशन रिलेटेड चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन हो जाते हैं। आगे आता है आपका क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, इसमें क्रॉस प्राइस लोच जो है को एक उदाहरण के साथ समझाइए, तो ये हो जाता है आपका। फिर आगे देखते हैं कि मांग की कीमत लोच और मांग की क्रॉस कीमत लोच में अंतर आपको स्पष्ट करना है, उदाहरण सहित भी आपको समझाना है, तो ये हो जाता है। फिर आपका एक और आ जाता है कि डिमांड सप्लाई ग्राफ इक्विलिब्रियम एडजस्टमेंट इफ अबव ब्लो प्राइस, तो ये सारी चीजें भी आपसे पूछी जा सकती है। ये दो दो बार रिपीट हुए हैं तो इनके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। ठीक है, तो जो हमने ऊपर पढ़े हैं उनके लिए आप प्रिपेयर करके जाइएगा। आगे देखते हैं कि प्राइस चेंज इफेक्ट ऑन रेवेन्यू, रेवेन्यू पर प्राइस चेंज का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, नोटबुक की मांग में वृद्धि से मांगी गई नोटबुक की मात्रा बढ़ती है लेकिन आपूर्ति की मात्रा नहीं, सत्य है या असत्य, ये आपको यहाँ पर बताना है। ये ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे आता है आपका जो कोएसिस थ्योरम रिलेटेड है वो आता है, कोस प्रमेय या कोस थ्योरम जो है वो आपको यहाँ पे बताने को कहा जा सकता है। कोस जो प्रमेय है या थ्योरम है, ठीक है, उसकी व्याख्या के लिए आपको कहा जा सकता है। पॉपुलेशन प्रिमिटिव्स और करेक्टिव टैक्स रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। ठीक है, सॉरी, पॉल्यूशन परमिट्स और जो क्रिएटिव टैक्स है उससे रिलेटेड। यहाँ आप देखेंगे स्ट्रैटेजिक गेम आ जाते हैं, यहाँ पे गेम से जो स्ट्रैटेजी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी आपसे आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये क्वेश्चन आप देखिएगा, इनको भी आप प्रिपेयर करिएगा, ये 3-4 क्वेश्चन है।
ठीक है। यहाँ पे और रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं जैसे कंपेरेटिव एडवांटेज रिलेटेड, तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। ठीक है। फिर आगे पूछा गया है कि व्यापार में पूर्ण और तुलनात्मक लाभ को एक उपभोक्ता उदाहरण सहित क्या करिए, स्पष्ट कीजिए। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर रिपीट और भी क्वेश्चन होते हैं। कर के साथ आपूर्ति मांग आरेख, डेविड हानि या राजस्व कर राजस्व, ये आपको यहाँ पर बताने के लिए कहा जा सकता है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे, ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, तो वो भी आपको करने होंगे। फिर ये आपका पार्ट भी आ जाता है। यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन एक बार कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो इन क्वेश्चन को भी आप लोग पॉज करके वीडियो को समझ के पढ़िए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके रिपीट हो सकते हैं। इनके चांस थोड़े कम होते हैं क्योंकि वन टाइम ही आए हैं, बट बाकी जो ऊपर रिपीट क्वेश्चन थे उनके बहुत ज्यादा चांस होते हैं। आप लोगों ने खुद ने देखा है कि पेपर में क्वेश्चन जो है वो रिपीट ही आते हैं, तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और भी कई सारे क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं, हम इन्हें कवर अप नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग हमें वो सॉरी कमेंट करिएगा, हम इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, आपका एग्जाम कल है तो खैर इतनी ज़्यादा टाइम नहीं रहा आपके पास, पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको शुरुआत में बताए हैं उनको आप पढ़ के जाइएगा। ये लास्ट में सी सेक्शन आता है जिसमें आपको ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि रिपीटेड हैं। ठीक है, जो आ सकते हैं, जैसे कि 5 बार ये सारे टॉपिक पूछे गए हैं, 5 5 प्लस टाइम ये वाले टॉपिक आप लोगों के एग्जाम में आए हैं। ठीक है, 3 से 4 बार ये वाले टॉपिक रिपीट हुए हैं, और 2 बार अपेयर 2 टाइम्स ये वाले आपके रिपीट हुए हैं। ठीक है, ये सारे टॉपिक, तो यहाँ पे आपका जो कंप्लीट रिपीटेड क्वेश्चंस के सेट था वो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। वीडियो काफी अच्छी थी, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे। ठीक है, जहाँ पे आपका कोई भी एग्जामिनेशन रिलेटेड डाउट है आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। साथ के साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग फर्स्ट अगर न्यू है, ठीक है, फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अपकमिंग वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल।